हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके एक्सरसाइज 4.2 का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी 4.1 का फुल इंट्रोडक्शन के साथ साथ सभी क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया है। हमने 4.1 में ये पहचानने की कोशिश की थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होते हैं और उनका जो जनरलाइज फॉर्म होता है वो क्या होता है, और बहुत सारे डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया था। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक काम करना है, जो आज का टॉपिक है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। यानी जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, वो भी इस एक्सरसाइज में वो जो मेथड होगा फाइंड करने का वो फैक्टराइजेशन मेथड होगा। तो इसकी शुरुआत करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सॉल्यूशन होता क्या है। ये सॉल्यूशन जो हमने अर्लियर जो चैप्टर पढ़ा था हमने पॉलिनोमियल, उसमें एक पॉलिनोमियल पढ़ा था आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं सिर्फ रिमाइंड करवा रहा हूं, वहां पे हमने उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट किया था। तो वही जीरोस यहां पर सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन आखिर ये होता क्या है, पहले इसको देखते हैं। मान लीजिए कि हमने यहां पर एक एग्जांपल ले लिया। लेट्स से हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल ले लिया, जिसे हमने बोला 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये किस फॉर्म का है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो ये सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। मान लिया कि हमने यहां पर कोई वैल्यू पुट किया, ठीक, x के जगह पे, यानी वेरिएबल है उसके जगह पे कोई भी वैल्यू पुट किया, और अगर हमारा LHS और RHS सेटिस्फाई हो जाता है यानी इक्वल हो जाता है, तो वो x का वैल्यू क्या कहलाता है? वो x का वैल्यू उसका सॉल्यूशन कहलाता है, उसका जीरोस कहलाता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस उसी को चेक कर रहे हैं। मान लिया कि हमने यहां पर x का वैल्यू कुछ रख लिया, लेट्स से x इक्वल टू 1। ठीक, तो जब x का वैल्यू ये रखेंगे तो हमारा जो LHS है पहले उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, LHS ये है 2x² माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, अगर x के वैल्यू को इस इक्वेशन में यानी इस पॉलिनोमियल में अगर हम पुट करते हैं, अगर हमारा आंसर RHS के इक्वल आ जाता है, तो x इक्वल टू 1 जो है क्या है? इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। ऐसा हमने पढ़ा हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, तो यहां पर देखिए 2 इंटू x² दैट मीन्स कि 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसको ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस 3, ये हो जाएगा प्लस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ध्यान से देखिए 2 1 3 माइनस 3 और ये हो गया आपको 0। ठीक, तो यहां क्या हुआ? यहां ये हुआ कि LHS जो हो गया वो इक्वल हो गया RHS के। तो दैट मीन्स कि जब ये वैल्यू हमने रखा वेरिएबल का, इससे हमारा LHS और RHS सेटिस्फाई हो गया, यानी दोनों इक्वल हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? हेंस हम लिख सकते हैं यहां पर कि x इज इक्वल टू 1 इज द व्हाट? सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर x जो है वो क्या है? वो सॉल्यूशन हो गया। इसी सॉल्यूशन को हमने पॉलिनोमियल में जीरोस पढ़ा था। ठीक है, चलिए, तो वहां पे हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, किस टाइप का पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसका एटमोस्ट कितना जीरो होता था? उसका एटमोस्ट 2 जीरो होते थे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा 2, कम से कम कोई भी नहीं हो सकता, यानी 0 भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था, या ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकता था। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो ये सेम चीज जो हमने वहां पढ़ा था यहां पर भी लागू होगा। चूंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही एक फॉर्म है जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं, तो उसका मैक्सिमम जो होगा वो जीरोस कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। तो कोशिश करते हैं कि एक और जीरोस यहां पर चेक करें। अभी हम ये फाइंड करने का तरीका नहीं सीख रहे, हम ये सिर्फ ये सीख रहे हैं कि ये सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे कि इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। ऐसे तो फाइंड नहीं कर सकते ना, इस तरह से तो इनफाइनाइट नंबर है, x का वैल्यू 1 2 3 इनफाइनाइट रख सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो उसके लिए हम कोई स्पेशल रूल्स पढ़ने वाले हैं, जो बहुत अलग अलग रूल्स होंगे। फिलहाल अभी हम ये देख रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक, उसी तरह एक और वैल्यू हम पुट कर ले रहे हैं। मान लीजिए हमने x का वैल्यू लेट से 2 रख लिया, देखते हैं कि LHS और RHS सेटिस्फाई होता है या नहीं। तो जब हमने यहाँ पर 2 रखा तो बहुत ध्यान से देखिए हमारा LHS क्या होने वाला है। चलिए, LHS क्या होगा? 2 इंटू x² दैट मीन्स कि 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1।
क्लियर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हो गया -6, ये हो गया +1, यानी ये हो गया 8 1 9 और -6 और ये हो गया आपको 3। तो अब बताइए कि क्या ये 3 जो है 0 के इक्वल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 3 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि ये हुआ कि LHS जो होगा वो यहाँ पे RHS के इक्वल नहीं हो रहा है। तो अब आप बताइए क्या x = 2 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि LHS और RHS तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसलिए हम यहां पर लिख देंगे कि हियर x = 2 इज नॉट द व्हाट सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमने यहां पर लिख दिया कि x का जो वैल्यू 2 है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और वैल्यू पुट करके देखते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए कि हमने इस बार x का वैल्यू रख दिया लेट्स से 1/2। देख लेते हैं इसमें क्या होता है। तो इस तरह से अगर इसका LHS को सॉल्व करेंगे तो क्या मिल रहा है हमको, ध्यान से देखिए। 2 × x² दैट मीन्स कि 1/2 का स्क्वायर -3 × 1/2 और +1। क्लियर है, जो भी वैल्यूज रखना हमने x का यहाँ पर रख दिया। सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपको 2 × 1/4 -3/2 +1। क्लियर है। चलिए ये हो गया 2 2 जा 4, ये फाइनली 1/2 -3/2 +1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 LCM और ऊपर 1 -3 +2। क्लियर है। चलिए ये 2 1 3 -3/2 और 0/2 दैट मीन्स कि ये हो गया आपको 0। तो बहुत ध्यान से देखिए, जब हमने x का वैल्यू 1/2 रखा तो हमारा जो LHS और RHS है वो सेम आ गया। दैट मीन्स कि ये वैल्यू इस पार्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यस, हम बोल सकते हैं कि यहां पर हमारा LHS जो है वो RHS के क्या है, इक्वल है। जब ऐसा हमने बोल दिया कि LHS RHS के इक्वल है तो दैट मीन्स कि यस x = 1/2 इज द व्हाट सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि यह सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, अब ऐसा मैंने पहले भी बात किया कि इस तरह से बहुत सारे वैल्यूज रखे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मिलेंगे तो सिर्फ 2 ही, ज्यादा से ज्यादा 2 ही मिल सकते हैं। तो इस तरह फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसके लिए अलग रूल है। फिलहाल हम ये सीख रहे थे कि सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं कि सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसके लिए किन किन रूल्स को हमें इस पूरे चैप्टर्स में पढ़ने हैं इसके बारे में। तो अब हम लोग जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। हमने ये देख लिया कि सॉल्यूशंस होते क्या हैं और ये किस रूप में LHS और RHS को सेटिस्फाई करते हैं, ये सभी चीजें हमने अभी देखा। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन निकालने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, और कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, हम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली ये फैक्टराइजेशन मेथड अलग इसलिए दिया गया है क्योंकि फर्दर जब हम एक्सरसाइजेस पढ़ने वाले हैं उसमें हम डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आपको फैक्टराइजेशन मेथड के अलावा एक और मेथड आएगा जिसे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोलते हैं। उसी तरह जो नेक्स्ट बढ़ेंगे हम उसमें एक और मेथड का इस्तेमाल होगा जिसे क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो इन सभी मेथड्स के हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशंस निकालने वाले हैं। तो इस सॉल्यूशन का एक और नाम हम आपको देते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन आपको पता होगा कि ये आया कहां से। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया था, वहां पे हमने उसका जीरोस फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो इसी जीरोस को हमने अभी बोला कि जब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फाइंड आउट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे सॉल्यूशन बोलते हैं। इसी तरह सॉल्यूशन का एक और नाम है जिसे आप लोग याद रखेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। जैसे क्वेश्चन में हो सकता है रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी जो सॉल्यूशंस होते हैं उसका एक और नाम क्या है, वो आपको रूट है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा, फैक्टराइजेशन में एक आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये भी आपको ये नया चीज नहीं है, क्योंकि हमने जब पॉलिनोमियल्स पढ़ा था क्लास 10th में तो वहां पे हमने क्वाड्रेटिक जो भी पॉलिनोमियल्स होते थे उनके जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड का इस्तेमाल किया था। ठीक है, और जब हम क्लास 9th में थे तब भी हमने वहां पे पॉलिनोमियल पढ़ा था और वहां पे हमने फैक्टराइजेशन
करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल किया था। तो हम बहुत अच्छे से फिर से पूरी तरह से बेसिक लेते हुए इसको आज सीखेंगे कि कैसे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके फैक्टराइजेशन निकालते हैं और उस फैक्टराइजेशन से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं। एक बार हम थ्योरेटिकल यहां पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद एग्जांपल्स लेंगे, वही एग्जांपल्स जो हमने अर्लियर किया हुआ है जिसमें हमारे 2 जीरोस आए थे, यानी 2 सॉल्यूशंस हमने वहां पे फाइंड आउट किया था। तो बहुत ध्यान से देखिए, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें कुल मिलाकर क्या है, 3 टर्म है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो ध्यान से देखिए कि इसमें मिडिल टर्म कौन होगा, मैं वैसे लिख दे रहा हूं, ये जो पहला वाला टर्म होगा ये कहलाएगा आपको, लेट से हमने इसको बोल दिया कि ये कौन सा टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, और ये जो सेकंड वाला रहेगा वो कौन सा रहेगा, ये आपको मिडिल टर्म हो जाएगा। क्लियर है, चलिए उसी तरह ये c जो है आखिरी टर्म, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म। ठीक है, तो इसमें जब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिया तो इसमें जो भी कोफिशिएंट है, जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है या फिर ये कांस्टेंट टर्म है, इसको पहले एक जगह रखते हैं। ठीक, तो इस पार्टिकुलर टर्म में जो कि हमारा फर्स्ट टर्म है, उसमें हमारा जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, a। जानते हैं ना कि a रियल नंबर होता है। उसी तरह यहां पर क्या होगा, यहां पर b होगा और यहां पर क्या होगा, c होगा। इसको हमने अलग अलग इसलिए कर लिया कि जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो हमें समझने में और आसानी होगी। चलिए अब बात आगे करते हैं कि कैसे स्प्लिट करते हैं। बहुत ध्यान से देखिए क्या करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से। सबसे पहला जो काम होगा हमारा, जो फर्स्ट स्टेप होगा, एकदम स्टेप वाइज हम आज इसको सीखेंगे। सबसे पहला स्टेप वो ये होगा कि फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना, यानी हमें क्या करना है, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहां पर a और c की जगह पे कोई नंबर होगा, जब हम इसको एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल a को जब c से करते हैं तो कितना आता है, ac आता है। क्लियर है, अब इस ac को हम क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिए, जो हमारा ac आएगा यानी a इंटू c, ये हमारे पास क्या आ गया, ac आ गया। अब इस ac का बहुत इस्तेमाल है, कैसे, बहुत ध्यान से देखिए। हमारा जो मिडिल टर्म है वो क्या है, b है। ठीक, अब इस b को स्प्लिट करना है, यानी टुकड़ों में बांटना है। मान लीजिए कि हमने इसको p प्लस q के फॉर्म में बांट दिया, p प्लस q के फॉर्म में बांट दिया, स्प्लिट कर दिया। तो जब हमने p प्लस q के फॉर्म में बांटा तो इसका प्रोडक्ट यानी p और q, ये आपको इक्वल होना चाहिए जो हमने फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया था उसके। बहुत ध्यान से समझिए, यहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया और छोड़ दिया, क्योंकि आप किसी भी नंबर को बहुत तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा जब हम एग्जांपल करेंगे तो वहां पे कैसे स्प्लिट कर दे रहे थे। लेकिन यहां पर बहुत ध्यान से देखिए कि ये जो कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि b को यानी मिडिल टर्म को ऐसा स्प्लिट करना है 2 टर्म में कि उनको ऐड करें तो b आ जाए, और जब इनका प्रोडक्ट निकाले तो a इंटू c यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है उसके बराबर आ जाए। तो ये जो सबसे मेन चीज है इस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में, उसको हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, अब इसको करते कैसे हैं, इसको बहुत इजीली समझने के लिए हम करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे मान लीजिए कि हमने जो सबसे पहला एग्जांपल किया था जिसमें हमारे 2 जीरोस आए थे, लेट से हमने वो एग्जांपल क्या लिया था, वो लिया था 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि इसका हमारा जो रूट था वो क्या आया था। बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर हमने x का जो वैल्यू निकाला था वो एक बार 1 आया था और एक बार 1/2 आया था। ये तो हमने चेक करके रखा था, हिट एंड ट्रायल किया था तो आ गया था। लेकिन अब हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल करते हुए ये वाला जो हमने प्रोसेस सीखा अभी, उसको अप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। अब बहुत ध्यान से देखिए, सबसे पहला जो काम होगा वो क्या होगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करने का, यानी फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, a को c में मल्टीप्लाई कर दिया, a इंटू सी। एक बार हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a जो है हमारा 2 है, b हमारा -3 है और c हमारा 1 है। कोई दिक्कत, चलिए तो a को c में किया, दैट मीन्स कि 2 को 1 में किया तो कितना आया, ये हमारा 2 आया। क्लियर, चलिए
अब हमें क्या करना है, -3 को स्प्लिट करना है p प्लस q के फॉर्म में। और ध्यान रहे कि p प्लस q के फॉर्म में ऐसा स्प्लिट करना है इसको कि जब हम p और q को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। बताया था ना कि a और c का जो प्रोडक्ट है उतना आना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो दैट मीन्स कि हमारा जो भी स्प्लिट किया हुआ चीज है वो गलत है। तो बहुत ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। फिलहाल स्प्लिट किसको करना है, -3 को। तो -3 को हम कैसे लिखें p और q के सम के फॉर्म में कि जब उनका प्रोडक्ट भी निकाले तो 2 आ जाए और जब इनको जोड़े तो -3 आ जाए। तब इसके लिए हम क्या करते हैं, अब इसके लिए ये जो पहले हमने लिखा था इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कितना आया हमारा, 2 आया। तो 2 को, चूंकि ये 2 छोटा है, आगे चल के हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें ये जो a और c का प्रोडक्ट है वो बड़ा आ जाएगा। आई थिंक 100 आ सकता है, 120 आ सकता है, 500 आ सकता है, 1600 आ सकता है, बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं। तो उनके लिए एक मेथड फिर हम इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे, जो भी a और c का प्रोडक्ट आएगा उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। बहुत ध्यान से देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे, वैसे 2 को करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, ठीक है, यानी 2 × 1। अब ये जो भी हमारे फैक्टर्स आएंगे यहाँ पे वही डिसाइड करेंगे कि कैसे हम इसको स्प्लिट करके ये वाला फॉर्म ला सकते हैं, यानी 2 को ही देखिए यहाँ पर ये फैक्टर्स आए 2 और 1, ठीक है। अब इसी के हेल्प से हम कैसे -3 फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो -3 लाने के लिए 2 और 1 को क्या कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, सिंपल काम है ना। इस 2 को अगर हम -2 लिख दें और प्लस फिर 1 को -1 कर दें, तो -2 और -1 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा क्लियरली -3। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं हुआ, अभी मेन जो काम है वो ये है कि हमको ये भी चेक करना है कि -2 को अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो कितना आ रहा है, देखिए 2 आ रहा है, जो हमारा a × c यानी ac के इक्वल था। देखिए आ गया। दैट मीन्स कि यस, अब हम इजिली क्या बोल सकते हैं, इजिली हम -3 को क्या कर सकते हैं, -2 प्लस -1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इससे हुआ ये कि जब हमने इसको स्प्लिट किया p और q के सम के फॉर्म में, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे -2 को -1 में तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का। इस तरह से 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे, उसके बाद ये और आसानी होगा। चलिए अब फाइनली हम क्वेश्चन पे आते हैं और अच्छे से समझते हैं। ये बीच में लिखना बहुत जरूरी नहीं है, इनफैक्ट जरूरी नहीं है, हम तो डायरेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये हम समझाने के लिए आपको पूरे स्टेप वाइज को बताया हमने। तो इससे होगा क्या कि जब आप 1-2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको इतनी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे स्प्लिट करते हैं। बस वर्बली आप ऐसे ही स्प्लिट कर सकते हैं, इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये होता कैसे है ये जानना बहुत जरूरी था। चलिए तो हमारा क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से लिख लेते हैं। 2x² - 3x + 1 = 0। क्लियर है। अब देखिए इसको फर्स्ट टर्म को हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ एज टू एज 2x²। अब -3x को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं -2x और फिर प्लस माइनस -1x। 1x लिखते हैं, सिंपल x लिखते हैं और ये हो जाएगा +1 = 0। देखिए बहुत ही आसानी से हमने मिडिल टर्म को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया 2 टर्म में, p + q के फॉर्म में। बहुत ध्यान से देखिए। अब यहां से जो हमारा दूसरा काम शुरू होता है वो कॉमन लेने का, जो सेकंड स्टेप है। तो 2 और 2 में से 2 कॉमन हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए x² में से क्या निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं। इधर क्या बचेगा, इधर x बचेगा और इधर क्या बचेगा, -1। ये पहला हो गया कंप्लीट। चलिए फिर अब आते हैं यहाँ पर -x + 1 बचा। तो यहाँ से अगर हम -1 कॉमन ले लें, क्योंकि दूसरा तो है नहीं ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा, ये +x हो जाएगा और ये हो जाएगा -1 = 0। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ तक करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारा जो भी स्प्लिट किया हुआ टर्म है वो सही है या नहीं है। इसको जांच करने का सबसे आसान उपाय है कि यहाँ पे जो मिडिल टर्म आएगा, जो यानी कॉमन लेने के बाद ये दोनों हमेशा सेम आएगा, हमेशा सेम आएगा। अगर सेम नहीं आएगा तो समझ जाइए कि आपने जो स्प्लिट किया है वो बिल्कुल गलत है। अगर सही होगा तो ये दोनों हमेशा सेम आएगा। चलिए अब करते हैं, फिर से कॉमन ले सकते हैं।
क्योंकि हमारे पास ये एक टर्म है और इन दोनों में x माइनस 1 जो है वो क्या है, वो कॉमन हो सकता है। तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2x और इधर बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? चलिए बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 है, यानी अगर a इंटू बी 0 है तो हो सकता है कि a 0 के बराबर है, यह भी हो सकता है कि b 0 के बराबर है, या फिर यह हो सकता है कि बोथ यानी a इंटू बी जो है वो भी दोनों 0 है, a एंड b दोनों 0 है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम चाहें तो x माइनस 1 को 0 के इक्वल लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं ना, क्योंकि हो सकता है कि ये 0 है या ये भी हो सकता है कि ये 0 है। तो इसका फायदा ये हुआ कि यहाँ से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अभी इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 के इक्वल कर देंगे, यानी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू +1 और x इज इक्वल टू 1/2। बहुत ध्यान से देखिए, हमने पहले ही, चूंकि हमारा ये नोन क्वेश्चन था, पहले हमने इसको किया हुआ था और इसका जीरोस भी फाइंड आउट किया हुआ था। तो देखिए x का वैल्यू 1 और 1/2 दोनों है। क्यों? क्योंकि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एटमोस्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एटमोस्ट आपको 2 जीरोस यानी 2 रूट्स यानी 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। मैंने वैसे पहले ही लिख दिया था कि x का वैल्यू कितना होगा, 1 और 1/2 होगा। ठीक है, क्योंकि पहले किया हुआ था। तो बहुत इजीली हमने इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व किया। तो आई होप आपको ये पूरा जो मेथड है वो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जब आप 1-2 क्वेश्चन आगे फर्दर करेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा और आसानी से सॉल्व होने लगेगा। तो आप फिलहाल इसे नोट डाउन कीजिए, बढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, ताकि हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो और बहुत अच्छे से क्लियर होता चला जाए। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, हमने 2 एग्जांपल्स यहां पर लिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी बुक से है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें क्या करना है कि ये दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट फाइंड आउट करना है, वो भी किस मेथड से, हमें फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करनी है और उसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करना है। तो बहुत ध्यान से देखिए, पहला जो क्वेश्चन है 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, हमें इसका रूट फाइंड आउट करना है यानी सॉल्यूशन निकालना है। तो बहुत ध्यान से देखिए क्या करने वाला, हमने अभी क्या सीखा। सबसे पहला जो काम होगा, हम एक बार इसमें चुन ले रहे हैं, फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छे से, उसके बाद आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया कि हमारा a जो है वो कितना है, 6 है, b जो है हमारा कितना है, -1 है, कुछ नहीं है तो 1 तो छिपा रहता है ना, और c जो है वो कितना है, -2। ठीक, तो सबसे पहला काम जो होगा वो क्या होगा, हम करेंगे a को c में मल्टीप्लाई, यानी 6 को -2 में मल्टीप्लाई, जो आएगा आपको -12। ठीक है, अब इस -12 को यानी 12 को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके, या सिंपली ऐसे ही, अगर आप ये छोटा नंबर है तो इसको ऐसे ही आप बता सकते हैं, इसको क्या करना है, आपको 1 लाने की कोशिश करना है। ठीक है, तो देखिए 12 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। 12 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो या तो लिख सकते हैं आपको 1 × 12 या 12 × 1, 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 6, या 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 4, और कुछ है नहीं, यही सब लिख सकते हैं। ठीक है, ये फैक्टर्स है। तो हमको लाना कितना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके -1। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से देखिए इसमें कौन कौन से पॉसिबिलिटीज हैं जो आ सकती है। ठीक, तो ये तो कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि -1 और प्लस, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो p + q के फॉर्म में कभी भी 1 नहीं आ सकता है। ये भी कैंसिल हो गया, क्योंकि 2 और 6 को भी करेंगे तो नहीं आ सकता। लेकिन जब यहाँ पर 3 और 4 हमने लिखा है, 3 × 4, तो इसको देखिए बहुत ही इजीली हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें -1 लाना है तो इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं -4 + 3, बोलिए लिख सकते हैं। यानी हमने क्या किया, हमने a × c, हमारा कितना था वो -12 था, इसको हमने आपको अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं -4 × 3, पहले इसी को कर लेते हैं। उसके बाद -1 है, -1 को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं -4 + 3, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये चीज़ें समझाने के लिए थी। तो अब हम इसको अगर और आगे बढ़ने की कोशिश करें और इसको सॉल्व करें तो बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, 6x² को कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही हमने छोड़ दिया इसको। अब -x के जगह पे हम -4x + 3x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने आपको वजह बताई यहाँ पे। चलिए इधर बच गया -2 = 0।
क्लियर है। अब आती है कॉमन लेने की बारी। तो 6 और 4 में से आप मैक्सिमम कौन सा नंबर बाहर निकाल सकते हो? तो 6 और 4 में से आप 2 ले सकते हो, क्लियर है ना, 2। और एक्स स्क्वायर और x में से क्या ले सकते हो आप? तो x ले सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और x माइनस 2 2 जा 4, क्लियर है ना, x बाहर आ गया। अब आते हैं फिर इस पे, यहां से प्लस 3x माइनस 2, कुछ भी आप नहीं ले सकते हैं 1 के अलावा, ठीक है। 3 और 2 में से 1 ही ले सकते हैं, और x इधर तो है ही नहीं, तो x की तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, तो अगर हम प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3x और ये माइनस 2 इज इक्वल टू 0। याद कीजिए, हमने आपको एक बात बताया था वहां पे कि ये जो टर्म होगा हमेशा सेम होगा, ये नहीं बदलेगा। नहीं बदला, अभी भी नहीं बदला, सेम रहा। चलिए, अब फिर हम क्या करते हैं, यहां से कॉमन लेते हैं। तो 3x माइनस 2 दोनों में है, तो 3x माइनस 2 बाहर निकाल लिए, और यहां हो गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सेपरेटली क्या करेंगे हम? सिंपल काम है, 3x माइनस 2 को 0 के इक्वल करेंगे, और यहां से हम x का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, 2/3, क्लियर है। फिर यहां से 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे, और यहां से भी x का वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए, बहुत इजीली हमने क्या किया, x के वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया, क्लियर है, यानी रूट हमने आसानी से निकाल दिया। चलिए, अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। बहुत ध्यान से देखिए, ये है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो सबसे पहले वही काम करेंगे कि 3 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 2 कितना होता है? 6 होता है ना। अब इस 6 को फैक्टराइज करके हमें माइनस 2 रूट 6 के बराबर लाना है। इस 6 को क्या करना है, हमें स्प्लिट करना है। तो बहुत ध्यान से देखिए हम क्या कर सकते हैं इसको, बहुत ध्यान से। हमने क्या करना है, सिंपल अगर हम इसको नॉर्मल फैक्टराइजेशन करें तो 6 को तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू 1, इसके अलावा तो कुछ और नहीं लिख सकते, यानी 2 इंटू 3 1 इंटू 6। तो ये इससे तो नहीं दिख रहा है कि माइनस 2 रूट 6 आ जाए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। अगर हम चाहें तो 2 रूट 6 लाने के लिए रूट 6 को माइनस रूट 6 को अगर हम माइनस रूट 6 में ऐड कर दें, देखिए माइनस रूट 6 को माइनस रूट 6 में ऐड करने पे क्या होगा, ये होगा आपको माइनस 2 रूट 6। पर हमने आपको बताया था कि सिर्फ हम ऐड करके ही काम खत्म नहीं करेंगे। अब हमें यह भी चेक करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट AC के इक्वल आ रहा है या नहीं, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल। तो इसको भी चेक करना पड़ेगा आपको। कैसे? तो देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, माइनस रूट 6 को ही मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, माइनस रूट 6 में। तो बहुत ही इजीली रूट को रूट में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने इसको भी कर लिया। ये 6 दैट मीन्स कि यस, हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो कुछ चीजें जो होती हैं वो आपको थोड़ा ज्यादा डीप तक सोचने को देती हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, आप नॉर्मल अगर सोचते तो सिर्फ आप इतना ही करते, यहां तक जाते नहीं। लेकिन जब भी आपको रूट वाली प्रॉब्लम दिखे तो वहां पे आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग लगाना जरूरी है, क्योंकि वहां तक आप नहीं पहुंचेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्योंकि ये चीजें जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये क्लास 8 में बहुत सारा दिया हुआ था, क्लास 9th में हमने किया, हमने 10th में अर्लियर चैप्टर्स में भी किया। तो इस चैप्टर में आपको हो सकता है थोड़ा सा हाई लेवल के मैथ्स दे दे, पर वैसे कोई बात है नहीं। मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आपको दे दिए जाए तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, बहुत ही ठंडे दिमाग से इसके बारे में सोचना है और कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जिसे आप आसानी से स्प्लिट कर सकते हैं, उसको 2 टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे आते हैं, फिर इस पे हम बात करते हैं। अब यहाँ से कॉमन लेने की बारी आएगी। अब यहाँ से एक और चीज आपको आनी चाहिए, कॉमन लेने की बारी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। देखिए कैसे, अगर हम चाहें तो 3 अभी तो x स्क्वायर और x में से x कॉमन आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हम कॉमन ले सकते हैं, देखिए बहुत ध्यान से, रूट 3 कॉमन ले सकते हैं।
√3x। अब ये कैसे हमने बोल दिया, क्योंकि इस 3 को यहाँ से तो 3 में आपको √3 अजीब लग रहा हो यार, 3 में से √3 कैसे निकाल दोगे, लेकिन नहीं, देखो ध्यान से, हमने पढ़ा कि 3 को अगर चाहें तो हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। अरे तो अब तो ले सकते हैं ना, जब √3 इंटू √3 लिख सकते हैं तो ये √3 बाहर निकाल देंगे, बचेगा क्या, √3 बचेगा। तो इसलिए हमने √3 यहाँ पे निकाल दिया, और √6 में से √3 निकालने पे कितना बचेगा, √2 बचेगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे कॉमन लिया। चलिए, तो यहाँ पर √3 हो गया और एक x तो बाकी रहेगा। यहां से हमने आसानी से क्या लिख दिया, √2 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि √6/√3 जो होगा वो कितना होगा, √2 होगा। क्लियर है? चलिए, यहां तक आई बात समझ में, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या कॉमन लेंगे, अब यहां पर फिर बहुत ध्यान से देखिए, अब हमारे पास फिर √6x प्लस √2 है। तो यहां से हम अगर चाहें तो यहां से हम कॉमन ले सकते हैं -√2। अब देखिए क्यों, √6 में से तो √2 आसानी से लिया जा सकता है, 2 में से √2 कैसे निकालेंगे, ये भी सेम ऐसा ही होगा ना। क्यों, क्योंकि 2 को अगर हम चाहें तो √2 इंटू √2 लिख ही सकते हैं। जब ऐसा लिख सकते हैं तो एक निकालने में क्या जाता है, निकाल देते हैं। तो √2 यहां से निकाल ले रहे हैं, तो हमारे पास बच जाएगा √3x, और ये जो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और देखिए क्या बचा था हमारा, √2 बचा था। तो बहुत ही अच्छे से हमने आपको एकदम इजी वे में अलग अलग करके समझा दिया, ताकि आपको और भी जो क्वेश्चंस मिले उसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे एनसीईआरटी में बहुत कम है, आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, लेकिन जब आप अदर पब्लिकेशंस के बुक को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अब आपको जब आपको ये समझ में आ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो टर्म होगा ये हमेशा सेम रहेगा। इस सिचुएशन में भी ये सेम आया, दैट मीन्स कि यस, हमारा जो भी प्रोसेस चल रहा है अभी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए, अब यहाँ से हम फिर देख लेते हैं, √3x माइनस √2 फिर कॉमन हो जाएगा, क्योंकि दोनों टर्म में, तो ये इधर बच जाएगा आपको व्हाट, √3x, और ये माइनस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सिंपल हम क्या करेंगे, बोथ टर्म को सेपरेटली अलग अलग 0 के इक्वल कर देंगे और आसानी से वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। यानी √3x माइनस √2 को अगर 0 के इक्वल करते हैं तो √3x इज इक्वल टू हो जाता है प्लस √2, और x का जो वैल्यू हो जाता है वो हो जाता है √2/√3। इसको तो हमने निकाल दिया, इधर वाले को भी देख लेते हैं। चलिए, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, सेम है ना, सेम है तो बस बात खत्म। x का वैल्यू ये भी कितना आ जाएगा, √2/√3। तो देखिए बहुत ही इजीली हमने x के वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे जो हम एक्सरसाइज में करेंगे, और वहां से जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल आप इसे नोट डाउन कीजिए, हम मिलते हैं अब अगले एक्सरसाइज में, जो हमारा एक्सरसाइज 4.2 का होगा फुल सॉल्यूशन।